हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जो कि न्यूज 18 के भैया जी का हिंद नामक एक प्रोग्राम जो कि कनॉट प्लेस में चल रहा था, लाइव डिबेट चल रही थी। तभी अचानक एक लड़का उस डिबेट में आता है और उसके एंकर जो प्रतीक जी हैं उनके पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि देखो, ऑनलाइन गेम्स पे कुछ करना चाहिए सरकारों को, और जितनी भी ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी वाली वेबसाइट्स हैं और एप्स हैं उनको बंद करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब एंकर उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो, तब वो बताता है कि वो इन गेम्स में अब तक 96 लाख रुपए हार चुका है। जी हाँ, 96 लाख रुपए हार चुका है। फिर वो अपनी आप बीती बताता है कि कैसे उसकी माँ उससे बात नहीं करती, उसको अबैंडन कर दिया गया है, उसका कोई साथ नहीं देता, आज उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके जो भाई थे जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिय थे वो भी उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके पिताजी गुजर चुके हैं। और अपनी वो सारी जो मनोस्थिति है, जो भी उसके साथ गुजर रहा है, वो अपनी पीड़ा जो है वो एंकर को बताता है और कहता है कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। एंकर जो है, प्रतीक जी जो है, वो उसे गले से लगाते हैं, सांत्वना देते हैं, क्योंकि इस समय तक वो रो रहा होता है। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि आखिर कोई 96 लाख रुपए कैसे हार सकता है। सबके दिमाग में आता है कि भाई, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक जब आप हार गए थे, तब तक क्या आपके दिमाग में नहीं आया था कि आपको ये चीजें बंद कर देनी चाहिए? हर कोई ये जानना चाहता है। मुझे मालूम है कि आप भी जानना चाहते हो। तो आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये 96 लाख रुपए कैसे हिमांशु मिश्रा हार जाता है, जो कि बिहार का है और उसकी उम्र है महज 22 साल। कौन से वो गेम्स हैं और क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े इन गेम्स को लेकर के, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस लड़के की पूरी कहानी क्या है। दरअसल उस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम सारे पॉडकास्ट, तमाम सारे इंटरव्यूज ये लड़का दे रहा है और हर जगह एक मुहिम वो अपनी चालू करना चाहता है कि भैया, ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली जो भी ये वेबसाइट्स या एप्स हैं वो बंद होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उसका ये कहना है कि उसे याद नहीं, ये संख्या 96 लाख रुपए से भी कहीं अधिक हो सकती है। तो 96 लाख तो उसने मोटा मोटा बताया था। जब उसके बारे में और जानकारी की गई तो उसने बताया कि वो 22 साल का है, घर पर नहीं रहता है, उसके माँ बाप ने उसको बहुत समझाया। उसकी जो लत थी वो कोई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पुरानी लत नहीं थी। कई साल पहले जब वो अपने शहर से दूसरे शहर पढ़ने के लिए गया था, तब वहां कुछ दोस्तों के साथ कुछ ड्रीम 11 जैसी वेबसाइट्स पर टीमें बनाने के नाम पर 49 रुपए लगाकर टीम बनाई है और 1 करोड़ रुपए जीतने का सपना लेकर के उसने इस खेल की शुरुआत की थी। उसने कहा कि उसने अपनी जो सफर है, जो अपना ऑनलाइन बेटिंग का, वो ड्रीम 11 से शुरू किया था। तो वहां से उसने ये सीखा, एडिक्शन सीखा। उसने सोचा कि भाई, एक टीम नहीं तो 2 टीम, 2 टीम नहीं तो 3 टीम। थोड़ा सा मलाल रह जाता है कि मेरा ये पासा गलत बैठ गया, वरना मैं इतना लगा देता। तो वहां पर जो भी था वो छोटा छोटा अमाउंट उसने लगाना सीखा और एडिक्शन सीखा। धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप इस फील्ड में कूद गए हो, तभी आपकी नजर पड़ती है कुछ अवैध सट्टेबाजी वाली वेबसाइट्स पर, जिसका कि एक बहुत बड़ा मकड़जाल है। तो आंकड़ों की बात करें तो पिछले 1 साल में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए, इतने 10 लाख करोड़ रुपए भारत से बाहर से संचालित होने वाली वेबसाइटों ने कमाए हैं। मतलब इंडिया से लोगों को हरा करके इतने पैसे वो भारत से बाहर लेकर के गए हैं। और वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कंसर्न है कि इससे भारत सरकार को तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लॉस हुआ है। रेवेन्यू को साइड में रख दो, सरकार की बात बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आंकड़ों की बात कर लेते हैं और इस पूरे मुद्दे की बात कर लेते हैं। एक आंकड़े के अनुसार इंडिया के अंदर चलने वाली जितनी भी अवैध और जितनी भी इलीगल वेबसाइट्स या एप्स चल रही हैं, जो भी गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पे चल रही हैं, उसमें से 90% एप्स जो हैं वो यहाँ की नहीं है, बाहर की हैं, यानी कि बाहर के देशों से इंडिया में संचालित की जाती हैं। एक जांच के दौरान मुंबई में ईडी ने लगभग दर्जन भर ऐसी वेबसाइट्स की जब जांच की तो पता चला कि सिर्फ दर्जन भर वेबसाइट्स ने ही 1 लाख करोड़ रुपए इंडिया से बाहर भेजने की कोशिश की है पिछले 1 साल के अंदर। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने अलवर में 400 ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जिनके नाम पर कई सारे अकाउंट्स खुले हैं और उसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो रहे हैं। और ये हो रहे हैं किसके नाम पर? ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर। यानी कि ऑनलाइन गेमिंग में जो पैसे लेन देन किए जाते हैं वो इस तरह के बच्चों को, इस तरह के स्कूली बच्चों को 2 से 2,500 रुपए पर डे कमाने के लालच में उनका अकाउंट खुलवाया जाता है और एक ऐप डाउनलोड कराई जाती है और वहां से इन सभी लोगों को संलिप्त करके इनके माध्यम से पैसों को भारत से बाहर भेजा जाता है। आंकड़ों की माने तो भारत के लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग कहीं ना कहीं सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हैं, इन ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हैं। और अगर एवरेज निकाला जाए, प्रति व्यक्ति का एवरेज निकाला जाए, जो हारने का एवरेज है वो 24,000 रुपए का है। यानी कि जो लोग इसमें खेल रहे हैं, पैसे हार रहे हैं, कोई लाखों में हार रहा है, कोई सैकड़ों में हार रहा है, कोई हजारों में हार रहा है, तो अगर आप उसका एवरेज निकालते हो तो यहाँ पर कोई मुनाफा नहीं है। प्रति व्यक्ति तकरीबन 24,000 रुपए हार रहा है इस तरह के गेम्स में। लेकिन मुझे पता है कि आंकड़े चाहे कुछ भी कहते रहे हो, मैं चाहे कुछ भी कह दूं, कोई भी नई चीज वायरल हो जाए कि इसके खिलाफ कुछ भी बात वायरल हो जाए, लेकिन चीजें नहीं बदलेंगी। शराब जिस स्टेट में बैन हो गया
गया है, क्या वहां पर वाकई में बैन हो गया। इतने सारे, ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, इसके पहले भी मैंने तमाम सारे वीडियोस बनाए थे जहां पर इस तरह के तमाम मैंने उदाहरण दिए थे, जहां पर इस तरह के गेम्स जिनका नाम लिया, जैसे कि एविएटर का नाम लिया गया, यानी कि हिमांशु मिश्रा इसने एविएटर का नाम लिया, उसने बताया कि एविएटर में भी लाखों करोड़ों रुपए इसने बर्बाद किए हैं। तो उसी तरीके से अभी लखनऊ में हाल ही में घटना आई थी जिसमें कि एक लड़के ने, जो कि महज 19 साल का था, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो एविएटर नामक गेम में अपने पैसे हार गया था। इसके अलावा एक और आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले आया था कि एक गाजियाबाद में एक चोरी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया था। क्यों? क्योंकि वो 64 लाख रुपए एविएटर नामक गेम में हार गया था। तो यहाँ पर हारने वालों की संख्या बहुत छोटी नहीं है, बहुत ज्यादा है। एवरेज बता ही चुका हूं कि ओवरऑल एवरेज अगर हार जीत का कैंसिलेशन किया जाए तो लगभग 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति हार रहे हैं। यहाँ लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो उसी इंटरव्यू में हिमांशु मिश्रा, उससे पूछा गया कि भैया इतना पैसा तुम कहां से लाए, तुम्हारे साथ खेलने वाले लोग कौन थे, तुम्हें इसकी लत कैसे पड़ी। तो उसने बताया कि उसके साथ का एक एसआई जो कि सब इंस्पेक्टर है, वो भी इन गेम्स में 84 लाख रुपए हार चुका है। यही नहीं, उसकी सैलरी से ज्यादा उसकी ईएमआई है, यानी कि दूसरों से लिए हुए पैसे जिसकी कि वो ईएमआई भर रहा है, वो सैलरी से अधिक है। अब हिमांशु मिश्रा के पास इतने पैसे कैसे आए? तो उसने बताया कि सबसे पहली बार उसने अपनी मम्मी का कार्ड जो है वो लगाया किसी गेम में और वहां से कुछ 27-28 हजार रुपए निकाल लिए। उसके बाद यहां वहां से वो पैसों का इंतजाम करता रहा। कई बार वो जीतता था, कई बार वो हार जाता था। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। माँ बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की, डांटने की कोशिश की, घर में रखा, संभालने की कोशिश की। उसके बाद भी वो समय समय पर अपने घर से भाग जाता था, अलग अलग शहरों में दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनी मौसी से तक उसने पैसे लिए थे, जिसकी वजह से, ऐसा उसका दावा है कि अपनी मौसी से लिए हुए पैसों की वजह से ही उस बंदे ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी उनका दर्शन तक नहीं किया था। इनफैक्ट उसके पिता ने भी, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुके थे, ये कहा था कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी चिता को ये आग लगाने ना पहुंचे, इस हद तक हालात पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी तब तक भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुद आज भी एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था? क्योंकि जो भी ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले बंदे होते हैं, इनके दिमाग में क्रेविंग चलती रहती है, इनके दिमाग में कीड़ा चलता रहता है कि यार पिछली बार ये गलती हो गई थी, अगर ये हो जाता जरा सा रह गया, वरना मैं करोड़पति बन जाता, वरना मैं अपना सारा लॉस रिकवर कर लेता। और यहाँ खेल का कायदा यही है कि आप जब हारते हो तो अगली बार आप सिर्फ इसलिए खेलते हो कि आप पिछला पैसा रिकवर कर लो और उसके बाद आप इतना ज्यादा कमा लो कि वो आपका वहां पर फायदा हो जाए, मुनाफा हो जाए। तो जो भी करोड़पति बनने निकलते हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह से रोड़पति बन जाते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आप गेमिंग में पैसा हार रहे हो तो चुपचाप बैठ जाते हो, क्योंकि आपको और पैसे चाहिए, घर से आपको सपोर्ट मिल नहीं रहा, दोस्त रिश्तेदार, जॉब आप करते नहीं हो। उसके भाई ने पूरी कोशिश की, मथुरा लेकर के आए, वहां पर जीएलए कॉलेज में उसका एडमिशन कराया, पहले सेमेस्टर के कुछ पैसे भी जमा कर दिए, बाकी के जो पैसे रखे हुए थे उनके पिताजी ने जोड़ जाड़ के जो पैसे लगे थे वो भी भाई साहब ने, जो सेमेस्टर की फीस थी वो भी भाई साहब ने क्या किया, सट्टेबाजी में गवा दिया और कॉलेज ही नहीं गए। यानी कि इनको भरपूर मौका दिया गया, इनके माँ बाप ने इनका पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद अंततः आज चूंकि लोग, कई बार होता है माँ बाप को विलन बना देते हैं कि माँ बात नहीं कर रही है, इससे लोग कहते हैं देखो कैसी माँ बात नहीं कर रही है। भाई माँ ने बहुत कोशिशें की है, माँ ने अब बात की है। माँ का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जिसमें माँ ने खुद बताया है कि मैंने एक नहीं सैकड़ों कोशिशें की हैं और अब तो नौबत यह है कि कोर्ट में जाकर के माँ ने बकायदा उसको अपने जायदाद से बेदखल किया है, अपने साथ संबंध न होने की बात रखी है कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आप जा करके बाहर बाजार में लाखों करोड़ों रुपए अगर इस तरह से मांग करके या चोरी करके, और यहाँ पर सिर्फ मांगने की बात नहीं होती है, ऐसा खुद हिमांशु ने जो है एक्सेप्ट किया है कि उसने इस बीच गलत काम भी किए हैं। वो अलग अलग शहरों में जाता था, वहां पर लोगों को लालच देता था, लोगों से कहता था कि तुम 2000 रुपए मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करो और शाम को तुमको मैं 2200 रुपए दे दूंगा, और अगर तुम किसी और को लेकर के आते हो तो तुमको मैं 2300 रुपए दूंगा। अब यहाँ पर लालची तो है ही लोग, तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं ठीक है तुझे कहां से लाना है हमें नहीं मतलब, हम तो तेरे को 2000 दे रहे हैं, शाम को 2200 दे देना। ऐसे करते करते, ऐसा हिमांशु का दावा, ऐसे करते करते वो अलग अलग शहरों में जाता था और हर शहर में इस तरह से अपना ठिकाना बनाता था और कई सारे लोगों से इस तरह से पैसे लेता था। और उसके बाद चूंकि जब वो जीतता था तो वो पैसे देता था, जब वो हारता था तो पैसे नहीं देता था, और उसके बाद अपना ठिकाना और अपना शहर बदल लेता। सब कुछ करने के बाद जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो दिल्ली मेट्रो के सामने सुसाइड करने पहुंच गया। पुलिस वालों ने उसे दबोचा और
उसके बाद से अब उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चालू हो चुका है, ऐसा हिमांशु मिश्रा का दावा है। अब जाकर के अकल क्यों आई है, उसका एक ही कारण है, उसका ये कारण है क्योंकि अब उसके पास कोई गुंजाइश नहीं थी कि कहीं से भी उसको पैसे मिल सके। अपराध भी करके देख लिया, रिश्तेदारियों से भी ले लिया, दोस्तों से भी ले लिया, कोई उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी करने की कोशिश कर ली। अब शायद दिमाग में कहीं आया हो कि चलो ठीक है, हम भी इसमें कुछ योगदान दें, तो आज वो झंडा लेकर के बुलंद कर रहा है कि नहीं नहीं, मुझे इसके खिलाफ काम करना है, जिसके बारे में मैं भी पिछले काफी सालों से वीडियो बनाता आया हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसी बीमारी है जो जाने वाली नहीं है, इस बात की आप गारंटी ले लो। तो आज के समय में लोगों की बर्बादी का जो जरिया है वो बन चुका है ये पूरा सट्टेबाजी का खेल। जैसा कि हिमांशु ने बताया कि वो शुरुआत में ड्रीम 11 से अपनी लत को आगे बरकरार करते हुए सीधे सीधे वो महादेव बेटिंग एप्स, जो कि आपको पता होगा कि वो मौसम से लेकर राजनीति और तो और चाइना कितने मेडल लेकर के आएगा, हाल के जो ओलंपिक्स हुए थे, इस पर भी सट्टेबाजी खेली जाती है। और ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं। यहां तक कि भारतीय टीम जो है उसका भी जो मेन स्पॉन्सर है वो भी आप जानते हैं कि कौन है। तो जितने भी ये अवैध प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने क्या किया है, जो बड़े सेलिब्रिटीज थे यानी कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, सरकार की तरफ से तमाम हिदायतें आई, तब से उन लोगों ने शायद इस पे दूरी बना रखी है। लेकिन जितने भी ये अवैध सट्टेबाजी के एप्स हैं, हमारे जो इन्फ्लुएंसर भाई लोग हैं जिनकी फैन फॉलोइंग है, करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, उनकी कान में जूं नहीं रेंगता। और आपको बता देता हूं, एक एक ऐप इनको प्रमोशन के बदले में 50-50 लाख रुपए से लेकर के 1-1 करोड़ रुपए तक देती है। कहां से आता है पैसा, वो इनकी जेब तक पहुंचने के लिए पैसा कहां से आता है। वो चाहे एलवी यादव का नाम ले लो, चाहे आप शिवानी कुमारी का ले लो, शिवम मलिक का ले लो, सेलेक्टिव नहीं होगा, आप किसी का भी नाम ले लो। एक ऐप आती है गोब्रो के नाम से, अब समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूं। वहां पर क्या बोला जाता है कि भारत मैच जीतेगा या नहीं, इस बात का आप प्रेडिक्शन पे आप यस और नो पे क्लिक कीजिए। यस करेंगे आप पैसा लगाएंगे इतना जीत जाएंगे, नो करेंगे इतना पैसा जीत जाएंगे। ये क्या है, ये गेम ऑफ स्किल्स है या ये गेम ऑफ चांस है? तो ये जो लकीर खींची गई है ना गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस की, उसके बीच में मतलब सरकार ने या कोर्ट्स ने, अदालतों ने कई सारे मामलों में ऐसा दिखाया कि भाई रमी जो है वो या पोकर जो है वो स्किल गेम है तो उसको अलाउ कर दो। लेकिन उसकी आड़ में तमाम सारी अवैध वेबसाइट जो कि कलर ट्रेडिंग के नाम पर या फिर ड्रैगन टाइगर के नाम पर सट्टा मटका, क्रिकेट बेटिंग, ये बेटिंग, मौसम, जैसा मैंने बताया मौसम पे बेटिंग हो गई, ऐसे ऐसे मैचों पे बेटिंग होती है भाई साहब जिनको कि आप जानते नहीं है, ना उनको खिलाड़ी पता है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है। एक मित्र ने बताया कि उसने इस टीम पे पैसा लगाया है जो कि बाहर की कोई कॉलेज की लोकल टीम खेल रही थी, मतलब किसी कॉलेज की कोई लोकल टीम, यूट्यूब पर बकायदा उसका लाइव चल रहा था और वो वहां पर खेल रही थी और उस पर बैटिंग चल रही थी। यहाँ बैट, अब आप समझ जाओ कि किस लेवल पर बैटिंग यहाँ पर फैली हुई और कैसे उसको आप गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ स्किल कह सकते हो, कैसे उसको बांट सकते हो। तो उसी का पूरा फायदा उठा करके जितनी भी अवैध वेबसाइटें होती हैं, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लाखों करोड़ों रुपए देती हैं। अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ था एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग के नाम से, एसीएल के नाम से, उसके स्पॉन्सर चेक कर लेना जाकर के आप कौन से थे। सारे के सारे जो स्पॉन्सर्स थे उनमें से कई सारे लीगल जो कि सरकार के द्वारा किए गए हैं और इलीगल जो कि बाहर से इंडिया के अंदर संचालित किए जाते हैं, कोई नियम कायदे फॉलो नहीं करते हैं। अब चूंकि नियम कायदे फॉलो करने के लिए नियम कायदे होने भी चाहिए, जो नियम कायदे हैं वो इतने लचर हैं, इतने ढीले ढाले हैं कि उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है किसी पे हो नहीं पाता। और ये सारी जो कंपनियां हैं वो धड़ल्ले से लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए डेली बेसिस पे इंडिया से बाहर निकल करके जाता है। अब बहुत सारे ऐसे हेटर्स हैं, जब मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूं तो कहते हैं भाई हमारा तो घर चल रहा है, हमारे गांव में तो फलाने ने गाड़ी ले ली। भाई गाड़ी तो इन्फ्लुएंसर भी ले रहे हैं ना, गाड़ी तो वो लोग भी ले रहे हैं जो दूसरों को बर्बाद करने के नाम पर कलर ट्रेडिंग जैसा गेम खेल रहे हैं, खिलवा रहे हैं, सॉरी खेल नहीं रहे हैं। उनके पास तो जो अकाउंट होता है वो एक डमी अकाउंट होता है, वो आपको खेल के दिखाते हैं केवल कि मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, ताकि आपको लत लग सके, आपको एक टेस्ट देना होता है, इसलिए शुरुआत में आपको जिताया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था और उसका बयान है, जाकर देखिएगा। वो साफ साफ कहता है जो भी पैसे आप जमा करते हो 30% तो पहले ही प्लेटफॉर्म अपने पास रख लेता है। कितना? 30% जो है वो पहले ही प्लेटफॉर्म अपने पास रख लेता है। उसके बाद जो बचे हुए पैसे होते हैं वो जैसे जैसे गेम्स होते हैं, जिस तरह का गेम होता है, क्योंकि ये ऑपरेटर गेम्स होते हैं, बैकएंड से कई सारे गेम्स जो होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं। इस तरह से एल्गोरिथम डिजाइन की जाती है कि जिस पर कम पैसा लगा हो उसको जिताना है, जिस पर ज्यादा पैसा लगा हो उसको हराना है। उसके बाद यहाँ पर अगर महादेव बेटिंग ऐप की बात करें तो उसका संचालन कुछ इस तरह से होता है कि वो पैनल्स बेचते
हैं अपने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐप एक सेंट्रलाइज जगह से चल रही है, उसमें अलग अलग पैनल होते हैं। मैं पैनल ले सकता हूं, मैंने 1 लाख रुपए दे दिए महादेव वालों को और पैनल ले लिया। उस पैनल को लेने के बाद मान लीजिए मैं इलाहाबाद में हूं, तो मेरी एक इलाहाबाद की ब्रांच खुल जाएगी, प्रयागराज की एक ब्रांच खुल जाएगी, और मैं आसपास के लोगों को उसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा, उनको बोलूंगा, इन्फ्लुएंस करूंगा कि आइए, खेलिए, बैटिंग कीजिए, और उसके बाद जो भी जीत की रकम होगी उसका 80% जो है वो महादेव बैटिंग ऐप वालों को जाता है, और 20% जो है वो मुनाफा मुझको मिलने वाला है, क्योंकि पैनल मेरे अंडर है। मैं देख सकता हूं कितने लोगों ने इसमें पैसे लगाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसमें जीतने और हारने की जो रकम है वो भी देख सकता हूं। तो उसमें जो मुनाफा होता है वो मुनाफा मुझे यहाँ पर मिल जाता है। डेटा रिसर्च एजेंसी स्टैटिस्टिका की माने तो 2030 तक, जो मैंने आपको बताया था कि एक साल में 10 लाख करोड़ का जो कारोबार भारत में हो रहा है अवैध रूप से, ये बढ़कर के 50 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का अवैध जुए का, सट्टेबाजी का व्यापार जो है वो भारत से किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल लगभग जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सट्टेबाजी का जो बाजार है लगभग 380 लाख करोड़ रुपए का है। यानी कि भारत में जो जुआ खेलने वाले लोग हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ओवरऑल मिलाकर के, मतलब जिसमें लीगल इलीगल सब शामिल हैं, 380 लाख करोड़ रुपए का ये व्यवसाय है। माल्टा, कुराकाओ और साइप्रस जैसी कंट्रीज में, जो कि टैक्स हेवन है, वहां पर इस तरह की एप्स रजिस्टर की जाती हैं और वहां से वो पूरे विश्व में संचालित की जाती हैं। आपको बता दूं कि कंपनियां कई बार सरोगेसी वाले एड्स चलाती हैं, जिसमें कि सीधे सीधे एप्स को प्रमोट ना करके उस ऐप के साथ में कोई न्यूज व्लॉग्स या फिर स्पोर्ट्स वेयर जैसी चीजों को बेचने के नाम पर इस तरह के एप्स को प्रमोट कर रही होती हैं। और इसमें एक 2022 का एक बयान था जिसमें परी मैच के जो सीईओ हैं, उनका ये कहना था कि वो हर साल लगभग 96,000 करोड़ रुपए भारत से ले जाते हैं। अब आप समझ रहे हो कि असली विनर कौन है? असली विनर है ये गेमिंग कंपनियां, और लूजर कौन है? हिमांशु मिश्रा जैसे लोग, या वो तमाम सारे लोग जिसमें डे बाय डे ये सोच करके पैसा लगाते हैं कि एक ना एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। और इस तरह के ल्यूक्रेटिव प्लान्स ये बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाती हैं। विज्ञापन में दिखाया जाता है कि कितनी आसानी से 1 रुपए लगा करके लूडो खेलता हूं मैं और हजारों रुपए कमा लेता हूं, लाखों रुपए कमा लेता हूं। लखपति बनने का सपना, करोड़पति बनने का सपना इस हालत में ले आता है लोगों को कि आखिरी में उसके रिश्ते, नाते, सोशल वैल्यू, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन कुछ भी नहीं रह जाती। अगर आप हिमांशु मिश्रा का ही एग्जाम्पल लें तो आज उसके पास क्या है? मरणासन की स्थिति है। माँ बात नहीं करती, भाई बात नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों से पैसे लिए होंगे वो दौड़ रहे होंगे पीछे कि इससे पैसे लिए जाएं, लेकिन पैसे देगा तो कहां से देगा? आज किस स्थिति में है ये सिर्फ 12th पास है, इसकी कोई एजुकेशन नहीं है। अब जिस हिसाब से ये हाईलाइट हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये किसी एजुकेशन लायक बचा भी है? या इसको कौन पैसे देगा पढ़ाने के लिए? क्या कर सकता है आज की डेट में? ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि इस तरह के युवाओं को सुधरने की जरूरत है, इस तरह के युवाओं को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह के लोग अपनी आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं शायद 1-2 लोगों को फर्क पड़ जाए, शायद 1-2 लोगों को। क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है, ये सब हम जानते हैं, रटते हैं, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। हर कोई लालची है। अब आप कहेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है? देखो भाई, सीधे सीधे तौर पर तो जिम्मेदार सरकार है। एक पॉलिसी पैरालिसिस है। पॉलिसीज के लूप होल्स के चलते इस तरह की जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर कारोबार करती हैं, और तमाम सारे लोग भारत में इस तरह के बाहर से आने वाली कंपनियों के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो एज ए प्रमोटर हो या फिर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो भी इन कंपनीज को फर्जी बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। यहां तक कि इनके विज्ञापनों पर रोक है, फिर भी एजेंसियां पैसे लेकर के इनके विज्ञापन को अलाउ करती हैं। तमाम सारे टेलीग्राम पे चैनल बने हुए हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसी चैनल्स हैं जो इस तरह की फर्जी एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं। और इन्फ्लुएंसर के तो कहने ही क्या, इसके बारे में आपको बताया चुका हूं कि लाखों करोड़ों रुपए लेकर के 2, 3, 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक वो इस तरह के विज्ञापन, फर्जी विज्ञापन को चलाते हैं। और आज की डेट में इंस्टाग्राम के हालात तो ये हैं कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स तो कमाई ही सिर्फ इस तरह की अवैध ऐप से कर रहे हैं। ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि काफी बड़े बड़े हैं, दावा करते हैं कि वो टेक टिप्स दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अर्निंग एप्स के नाम पर या इस तरह की फर्जी गेम्स को प्रमोट करते हैं और उसके द्वारा ही वो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि हिमांशु मिश्रा जैसे कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कितने लोग अपने जान से हाथ धो रहे हैं, बट उन्हें अपने पैसों से मतलब होता है। और यही चल रहा है आज के समय में। यहां तक कि कई सारे बैंकर्स भी इन्वॉल्व हैं। अगर आप बैंक को सीधे सीधे ना कहें तो बहुत सारे बैंकर्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि टारगेट्स के नाम पर इस तरह की फर्जी एप्लीकेशंस को बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जिसकी वजह से इन कंपनियों का आसानी से संचालन हो पाता है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हंसी खुशी खुद ही म्यूल बनने को तैयार बैठे, खुद ही म्यूल
बन जाते हैं। मतलब कोई भी कंपनी आती है, बोलती है अपना बैंक अकाउंट लगाओ, डेली आपको 1000-2000 मिलेंगे, बच्चे खुशी खुशी उसमें लगा देते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये एक फर्जी ऐप है और ये भारत में इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेल रही है। तो यहाँ पर जरूरत क्या है? जरूरत है सरकार को जागने की, इस तरह की फर्जी वेबसाइट्स और सट्टेबाजी की आड़ में चल रही एप्लीकेशंस, इन सबको बंद करने की। अगर एक छोटे से बच्चे 17-18 साल के बच्चे के लिए आसान है इस तरह की एप्लीकेशन या इस तरह की वेबसाइट को ढूंढ करके उसमें पैसे लगाना, तो सरकार के लिए इतना मुश्किल क्यों है इनको ढूंढ करके बंद करना? सरकार के लिए क्यों मुश्किल है इस तरह के जो भी विज्ञापन चल रहे हैं, जो भी ये इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं, 2-4 के ऊपर सख्त कार्रवाई करोगे तो एक मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं ये अवैध कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन इसके लिए किसकी जरूरत है? इसके लिए जरूरत है सरकार की विलिंगनेस की, वरना ये खेल चलता रहेगा। आज भी चल रहा है, जैसा अनुमान लगाया गया है कि आगे ये 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। तो आज ही समस्या अगर इतनी बड़ी है तो कल इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अंत में जूझना किसको पड़ता है? हिमांशु जैसे लोग, उसके परिवार के लोग, इस तरह के लोगों को ही इनसे जूझना पड़ता है और ये बड़ी कंपनियां बड़ी आसानी से लाखों करोड़ों रुपए वारे नारे करके निकल जाती है। तो आज के वीडियो में मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा, नहीं सीखा, सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है तो नहीं सीखिए, लेकिन यस, ये पूरे देश की इकोनॉमी को हिला रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियोस को भेज दीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सबसे जरूरी चीज, साइबर सुरक्षित रहिए।